बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर श्रीलंका से है कि जहां श्रीलंकन हुकूमत ने IMF को खैर बात कहकर चीन की तरफ रजू करने का फैसला किया और कहा है कि उसके कर्जे रिस्ट्रक्चर किए जाएँ ताकि IMF के चुंगल से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। सेम हालत माशी तौर के ऊपर श्रीलंका की है, जिसे तुर्की भी गुजर रहा है, जिसे पाकिस्तान भी गुजर रहा है ख़राब माशी सूरत हाल से। लेकिन श्रीलंका का इस रीजन में ये फैसला कि वो IMF की जानिब देखने की बजाय चीन की तरफ रजू करेगा, कितनी अहमियत का हामिल है और इसके मुज़मरात क्या हैं और इसके आने वाले दौर के अंदर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर करेंगे बात। साथ जिक्र होगा उस्मान मिर्ज़ा केस, जो इस्लामाबाद का मशहूर ज़माना केस है कि क्यों जो है जो मुतासरा फरीक है वो अपने बयान से पीछे हटा और रियासत को इसके अंदर मुदाखलत करना पड़ी। साथ ही जिक्र करेंगे हरीम शाह का कि जिसने आज एक और स्कैंडल जो है खड़ा किया है और एक खुला चैलेंज दिया है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिसके ऊपर नोटिस भी लिया गया, उसकी तहकीकात भी जारी। इसका होगा जिक्र। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब श्रीलंका का चीन की तरफ जाना, और एक आम ख्याल ये है कि श्रीलंका ने पहले भी चीन से बड़े महंगे कर्जे लिए, ये कहा जाता है, और ऐसे मंसूबे शुरू किए कि जो सफ़ेद हाथी साबित हुए और आज उनके अंदर भी तनकीद हो रही है। IMF उनको बेल आउट करने के लिए आना चाहता है, लेकिन श्रीलंका ने दो टोक अंदाज में उसको मना कर दिया और चीन की तरफ रजू करने का ऐलान किया है। जब वहाँ पे चीन की तरफ जाया जा सकता है तो हमारे अपने हालात के अंदर हम क्यों ये स्टेप नहीं ले सकते? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइना के बारे में इस वक्त पूरी इंटरनेशनल जो प्रेस है, उधर बात आज से नहीं 2017 से एक नेगेटिव किस्म की चीज़ें फैला रहा है, रिपोर्टिंग मुस्तकिल था। उसमें सबसे अहम तरीन रिपोर्ट जो थी वो श्रीलंका की हम्बन तोता एक बंदरगाह है, उसके ऊपर बंदरगाह है, उसके ऊपर शुरू हुई। हुआ ये था कि हम्बन तोता जो है बंदरगाह श्रीलंका ने बनाना शुरू की और उसके बारे में दुनिया ने पहले शुरू किया कि श्रीलंका की ज़रूरत नहीं थी, ये क्या है, क्यों कर दिया गया, बनाया गया, ये किया गया। वो दुनिया जो पूरी दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे दे के डेट ट्रैप कहती है, वो कह रही थी कि चीन जो है ये डेट ट्रैप में डाल रहा है। और उन्होंने कहा कि जैसे ये जो पोर्ट है ये बेसिकली फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो गया और हमारे लिए मत। आपके जहाज़ खड़े रहे चीन के चारों तरफ तो ठीक है, आपकी 2 लाख फौज खड़ी रहे चीन के उसके तो ठीक है, आप क्वाड बनाए तो ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया और बाकी सारों के ऑकस बनाए तो ठीक है। वो अगर एक पोर्ट पे आके 4 सिपाही बिठा दे तो गलत है। पहली बात यह है कि 2017 में उन्होंने 99 ईयर्स पे लीज दे दी कि भाईजान आप संभालो इसको। इसका मतलब यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जा जो था लिया गया था उसका एक खास मकसद नजर आ रहा था और जिसके लिए अब चीन कहता है मैं उसको तजारती तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे करने का हक हासिल है, मैं वहाँ पर अपने एक टेम्परेरी स्टेशन पे गुड्स रखता हूँ, लेकर चले जाता हूँ। सही। श्रीलंका का मामला बड़ा अजीबोगरीब है। श्रीलंका वो मुल्क है कि जिसके बारे में कभी हम लोग कहा करते थे देखें 99% लिटरेसी आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी तरक्की शुरू हुई है सबको। 2014 के ऑनवर्ड जिस वक्त कम्युनिज्म से बाहर निकला है सब, क्योंकि पहले तो कम्युनिस्ट थे वहाँ पर, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू, जैसे हमारे यहाँ कहते हो वेस्टर्न इकॉनमी आ गई तो ये हो गया, एजुकेशन भी बढ़ गया, फलां भी हो गया। इस दौरान उनका वो क्राइसिस जो मेन था वो भी किसी हद तक सॉल्व होता हुआ नजर आया। श्रीलंका की जो इकॉनमी है 81 बिलियन डॉलर की GDP है उस वक्त। सही। ये है रैंक दुनिया में 113वां, जबकि पाकिस्तान की जो GDP है वो 280 बिलियन की है, ये इसका रैंक है 46। और एक तो ये तय कर लीजिए कि दोनों की इकॉनमीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका जो डेट टू GDP रेशो जितना उसने कर्जा लिया है वो 111.42% है, यानी अपनी GDP से 11% ज्यादा कर्जा लिया टोटल। पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो जो है वो 80.94 है। मतलब हम सिर्फ 100 रुपया अगर खर्च बनाते हैं तो हम 10 रुपया हमारे खाने के लिए रह जाता है, बाकी सब कर्जा। इस सारे मसले के अंदर हुआ यह है कि इसने कुछ 11% इन्फ्लेशन सारा कुछ हुआ है। इस वक्त जनवरी में करेंसी का लेवल खत्म हो चुका है 0 इस वहां पे, लेकिन वो IMF के पास गया था 51 के अंदर। श्रीलंका जो था हमारी तरह वो भी उसमें अगरचे कि दूसरी तरफ था, लेकिन वहाँ पे गया और ट्रैप में आता 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 अब उसकी हालत ये हो गई है, उसका जितना कर्जा है, अब कर्जे लिए जाते हैं बॉन्ड्स के सूरत। मतलब आपने बॉन्ड जारी किया, वो बॉन्ड कहाँ हो गया, अपने वॉल स्ट्रीट में चला गया,
लोगों ने बॉन्ड खरीदना शुरू किए, बैंकों ने बॉन्ड खरीदना शुरू किए, फलां ने बॉन्ड शुरू किए थे, मुल्कों ने बॉन्ड शुरू किए, और आप उस बॉन्ड की जो रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी से, जब श्रीलंका की इकॉनमी से होता रहता है। इस वक्त 47% यानी तकरीबन अगर उसने 100 रुपया कर्जा लिया हुआ है तो 50 रुपये जो हैं या $50 जो हैं वो बॉन्ड्स की सूरत में हैं। कहाँ पर? दुनिया की मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसमें चीन का कोई काम नहीं है, चीन का कोई दखल हासिल नहीं। उसका दूसरा कर्जा उसने लिया हुआ है मल्टीलैटरल बैंक से, जिनमें सबसे बड़ा कर्जा उसका एशियन बैंक का। ये कर्जा 1.2% पे होता है, 2.3% पे होता है, 1.5% पे, छोटे छोटे लोन्स पे होता है। ये भी कोई 22% के करीब कर्जा जो है श्रीलंका के ऊपर। 10% जो है जापान इंडिपेंडेंट कर्जे देता है, जिसको जैका के कर्जे देते हैं और सारी चीजें। इसके अलावा बाकी कर्जे छोटे छोटे हैं, जिनमें से चीन का भी थोड़ा सा कर्जा है। चीन के कर्जे के बारे में एक बात तय है कि हर एक ने सॉफ्ट लोन लिखा है। सॉफ्ट लोन वो होता है जो 2% से नीचे के कर्जों के ऊपर हो। अब चीन के कर्जे में और वेस्ट के कर्जे में जरा फर्क बता दूं मैं आपको, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया जो है चीन के कर्जे की तरफ नहीं जाना चाहता। तमाम तर इंटरनेशनल कर्जे जितने भी होते हैं, खा वर्ल्ड बैंक दे, खा IMF दे, वो कंडीशनैलिटीज लेके आते हैं। ठीक है। नंबर 1 फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स लेके आओगे, नंबर 2 वुमेन राइट्स लेके आओगे, नंबर 3 सोशल जो है सिविल सोसाइटीज को आप वो करोगे, नंबर 4 मजहब के बारे में ब्लास्फेमी लॉस के ये चक्कर को, तमाम वो 28 कंडीशनैलिटी बनती है। इसमें जो मेरा इंटेलेक्चुअल है ना यहाँ बैठा हुआ, जिसको NGO को ग्रांट आती है, उसको अमेरिका की बजाय चीन का कर्जा अच्छा नहीं लगता। वजह यह है कि चीन की क्या शराइत है? इनकी कोई शर्त नहीं। चाइना प्योरली कमर्शियल बेस पे, चाइना ने अभी कभी किसी को कहा, आज चाइना गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से कर्जे दे रहा है, दुनिया के हर मुल्क को कर्जा दे रहा है। युगांडा को दिया, युगांडा वाला जो जैसा तुम मुल्क को चलाते हो। अच्छा, ये बहस हो रही है सब हमारे यहाँ भी शुरू है कि चीन का कर्जा ट्रैप है, और कुछ अफराद के हमने कहा भी कि जी महंगे कर्जे लेके पाकिस्तान को ट्रैप किया जा रहा है। सॉफ्ट लोन है चाइनीज इन्वेस्टर में उसने कहा, उसका सॉफ्टेस्ट पॉसिबल लोन है। और पाकिस्तान के बारे में चीन के यहाँ कभी जाकर आप देखें, चीन वाले समझता है कि पाकिस्तान सारे का सारा कर्जा भी अगर चीन जो है इमदाद में डाल दे तो चीन फायदे में है, क्योंकि चीन उससे जितना बड़ा फायदा उठाएगा आप सोच नहीं सकते। पहली बात, चीन ने, आप मुझे बताइए, चीन ने दिया उसको कर्जा, ये जो मुल्क हैं सारे जितने भी हैं फार ईस्ट के मुल्क, उनमें किसको कहा कि तुम जमहूरियत लेके आओ? हमारे यहां तो कर्जा बाद में देता है, जमहूरियत पहले लेके आओ। फिर किसने कहा कि तुम जनाब फला सिलेबस से चीजें? अमेरिकन कर्जा जो है, वेस्ट का कर्जा जो है, वो इस मुल्क की एक छोटी सी क्लास को फायदा देता है। और वो क्लास हुक्मरान है, वो क्लास हुक्मरान। क्यों उन्होंने $42 बिलियन का उसका खाने का उन्होंने, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि शायद वो उस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते। नहीं, वो इमरान खान अपने आप को अल्लामा इकबाल की तरह एंटी वेस्ट समझता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर वो एंटी वेस्ट होता तो चाइना के कर्जे की तरफ चला गया होता। देखा, अगर आपने मुकम्मल तौर पर चाइना की तरफ चले जाते तो कम अज कम पता क्या होता है, ये जो शुरते हैं ना जो हमारे घूमते फिरते हैं, ये जो वुमन, चाइना वुमन मार्च नहीं जाता, चाइना 8 मार्च की तकरीब नहीं चाहता, चाइना जो है वो ये नहीं चाहता कि जनाब अपना आप ये जो अपना आपने कानून बनाए हुए हैं इस किस्म के फैमिली लॉ, इनको तब्दील करो। आप तरह IMF की कंडीशन, फैक्ट ऑफ, ये सारी चीजें ये चाइना के कर्जों में नहीं है। चाइना के कर्जे का बॉन्ड सिर्फ ये है कि आप भाईजान ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको कमाओ, खुद भी खाओ और हमें भी दो, वापस करो। ये है। कोई एक मुल्क बताए कि चाइना के कर्जे नहीं। हमारे यहाँ भी जो यही कहा जाता है ना कि जनाब ये ऑरेंज ट्रेन बना दी तो ये बना दिया, तो ऐसे मंसूबे हैं जो अपने पैसे ही पूरे नहीं कर रहे। चाइना ने कहा आपको ऑरेंज ट्रेन बनाने को? आपकी खुजली हुई थी। अच्छा जी, ये ऑरेंज ट्रेन आपको इलेक्शन के लिए चाहिए थी। और किस लिए आप, और किस लिए बना? चाइना ने कहा आप ओरिजिनल सीपैक निकालें, 3 तरफ की रोड। आप मुझे बताइए ओरिजिनल सीपैक क्या था चाइना का? कि आप खुंजराब से निकलें, वहां से आए एबटाबाद से ऊपर से, ठीक छोटा छोटा रास्ता उसने लिया था, डेरा इस्माइल खान के साथ से जाते जाते जोब से आप बलोचिस्तान पहुंच गए। सही। इनका नहीं, ये तो मजे नहीं आएगा, लंबा रूट लाओ, एबटाबाद की रूट बनाएंगे। फिर एक जहाँ वो जो चीख, बलोचिस्तान वाले क्यों चीखते हैं इन गवर्नमेंट्स के ऊपर? वो कहते हैं कि भाई रास्ता उधर से जाना है, गवादर रास्ते में तुम लोगों ने यहां भी लाहौर में बनाओ, तो साहिवाल में बनाओ, फिर आपने वो एनर्जी के कर्जे पहले, जो चीज पहले होनी चाहिए थी वो बाद में। बहस इससे नहीं है, बहस ये है कि इस वक्त चाइना और रूस दोनों मिलके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम लेके आ रहे हैं। अच्छा।
सबसे अच्छी बात रूस की ये हो गई है कि रूस से कम्युनिज्म निकल गया। पहले वो चाहता था पहले कम्युनिज्म लेके और फिर कर्जा देता हूँ। चाइना का वो निकल गया, वरना आपको याद होगा बचपन में माओ के बैज लगते होते थे, उनका लिटरेचर कोई नहीं आता। कोई कंडीशनैलिटी है ही नहीं है। जैसे जिंदगी गुजारते हो, जिस तरह की गुजारते हो, इकोनॉमी को अपनी ठीक करो। इमरान खान साहब जा रहे हैं चाइना जाके आपको कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आता है? सर मैं तो बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, आपके पास रास्ता ही नहीं। अगर आप IMF की स्ट्रक्चर प्रोग्राम पे जाएंगे, वो उससे आपको पैसे माफ कर दे रहे, इस तरह का माफ करेंगे कि 10 साल तक तुम कमाओ और हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोदाम में पैसे तैयार करो, हम आके ले जाएंगे। वो कहते हैं राम तेलन जोड़े पली पली और राम लुंडाए कुप्पा। ये वेस्टर्न कर्जे का है यार। मेरा चैलेंज है, दुनिया में कोई एक मुल्क बताओ जिसने IMF का प्रोग्राम किया और तरक्की की। चले, लेकिन हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इस्लामाबाद उस्मान मिर्जा केस का कि हुआ क्या। नाज़रीन, हरफराज में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद की E11 में लड़का लड़की तशद्दुद केस के खुद पैरवी करने का फैसला किया है। मामला ये हुआ कि जो लड़की है वो अपने बयान से मुनरफ हो गई। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हैं कि केस को हाइप मिलती है, मीडिया में शोर मचता है और पता ये चलता है कि फ्री कैन की आपस में सुलह हो गई। शाहरुख जुतई केस है, उससे पहले भी कई ऐसी मिसालें हैं। कांजू केस की मिसाल आपके सामने है। यही यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्यों जो कानून जो है वो कमज़ोर के लिए और है और ताकतवर के लिए और है? और ये सब इस केस के अंदर अब इफ्तिखार चोई साहब ने भी एक नोटिस लिया था कराची में शाहरुख जुतोई केस का। खैर उसमें भी एक नई कहानी कल निकली कि जी 8-7 महीने से वो एक 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर क़याम फरमा रहे थे और तमाम तर इजाज़तों के साथ सिंध हुकूमत ने तमाम तर NOC भी दे रखे थे। कल दोबारा उनको जेल मुंतकिल किया गया और ऐसे कई केसेस हैं कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल होते हैं बीमारी के नाम पर वो। और ये भी एक एग्जांपल आपको नज़र आई है कि इस्लामाबाद इतनी हाइप और उसके बाद ये कि जब सज़ा का वक्त आता है या कोई हतमी और उसके बाद ये बयान देखिए वापस। पाकिस्तान जो है ना वो मीडिया लेड जुडिशरी से चल रहा है। और मीडिया में पढ़े तो शाहरुख जुतोई की तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो रोज सिंध में पेश आते हैं, लेकिन शाहरुख का एक केस जो है आपने मीडिया हाइप में नाज़िम जोखियो केस भी है। अभी नाज़िम जोखियो ताज़ा तरीन मिसाल देखो उसके साथ क्या किया है। नाज़िम जोखियो के अंदर उस बंदे ने सिर्फ एक वीडियो बनाई है और जिस तरह उसकी माँ ने बताया जिस तरह किस तरह मारा गया। इस तरह के कई केसेस हैं। ये मीडिया लेड। अब उस्मान मिर्जा का जरा सा मैं मीडिया लेड केस आपको बताऊं। हमारे यहाँ मीडिया जो है ना बेसिकली इन टोटल वेस्टर्नाइट स्टाइल से चीज़ों को देखना चाहता है। मतलब जिस वक्त ये केस आया सामने तो उन्होंने कहा जी वो उनको ब्लैकमेल करता था और वो खातून थी और मर्द था, उनको वहाँ आते थे। और ये हमने आपको पता है प्रोग्राम में ये कहा था कि बुनियादी तौर पर इसका एक धंधा था और धंधा ये था कि ये मुख्तलिफ जोड़ों को सेफ हेवन प्रोवाइड करता था मुख्तलिफ किस्म के जगहों पर। वो जोड़े जो थे वो देवर क्रिमिनल्स। जो आदमी, अब मैं ये बात कर रहा हूं ना तो सारी जन्म उनमें आएगा वैशिंग अ विक्टिम। अब वैशिंग विक्टिम, अब यानी आप एक कानून जो इस मुल्क में कानून है ना उस कानून को तोड़ के आप एक कमरे के अंदर जाके एक कैमरा किराए पे लेते थे और उसको वो छापा मारता था, उसको उनकी कमजोरी हाथ में आ जाती थी, फिर वो उसको करता था। हमने ये उस वक्त कहा था कि अगर आप वाकई केस को मजबूत बनाना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसके उस धंधे के ऊपर अटैक करो, इसके उन पूरे के पूरे नेटवर्क पे अटैक करो और आपको बताओ कि इस नेटवर्क में हो क्या रहा था। और लेकिन नहीं, वो तो और आपको पता है कि पाकिस्तान के बेशुमार चैनल्स में एंकर पर्सन ने कहा आपको इससे क्या है कि वो क्या लेने गई थी वहां पर। आप देखो हुआ क्या जब वो एक ब्लैकमेलिंग से लेवल से बाहर निकली लड़की, वो पैसे दे रही थी, अब उसका दुनिया ने देख लिया, उसने कहा जहन्नम में जा, मैं पैसे लेती हूँ, खत्म, मुझे तो परवाह नहीं। क्योंकि वो कोई मतलब आसमान से करैक्टर वाली खातून तो नहीं थी। सिंपल सी बात, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूँ, बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। और ये बातें अगर आप तक नहीं करेंगे तो आप माशरा ठीक नहीं कर सकते।
उसने कहा ठीक है पैसे लो भाई, खत्म करो। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बयान और अदालत सुन रही है कि मैं इस बंदे को पहचानती नहीं है कौन है। यानी ये मैं और आप पहचान सकते हैं दुनिया पर। अच्छा, वो अदालत के सामने वीडियो एविडेंस जो है वो कोई चीज नहीं है। नहीं, वीडियो एविडेंस असल मसला मतलब जो वीडियो नजर आई है, जिस तरीके से वीडियो का फोरेंसिक उसको बेहुरमती उसकी वीडियो की फोरेंसिक हो चुकी हुई है। फोरेंसिक ने बताया कि वीडियो ठीक है, उसकी वॉइस ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब कुछ है। अच्छा, अब कल को एक वकील खड़ा हो जाए उसका, वो कहेगी जी तो बेसिकली हम एक ड्रामा की शूट कर रहे थे। नहीं, उसने बयान दिया मैं जानती नहीं हूं, लेकिन वीडियो में नजर आ रहे हैं चेहरे, सारे किरदार नजर आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, अदालत इस मौके पर क्या देखेगी? अदालत कुछ भी नहीं। आपका उसकी हुआ क्या, पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा जो इनका सिस्टम है ना कानून का, ये है एडवर्सोरियल। एडवर्सोरियल ये है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये जुर्म हुआ है या वहां नहीं हुआ। ठीक है, अब आप अगर वो साबित नहीं कर पाते, उसमें प्राइम विटनेस कौन है? वो दो है उस लड़के के खिलाफ। लड़की प्राइम विटनेस कहता है कि ये नहीं है, इससे को मिलता जुलता लड़का था, तो आप साबित करेंगे कि इस तरह का और लड़का मौजूद नहीं है दुनिया में? वो कहती है ये वो लड़का नहीं है। अच्छा, यू हैव टू प्रूव कि इस तरह का कोई दूसरा इस शक्ल से मिलता जुलता बंदा मौजूद ही नहीं है दुनिया के अंदर। नहीं, वो तो मुल्ज़िम भी इतराफ कर रहा है, मुल्ज़िम भी इतराफ कर रहा है। जब मुल्ज़िम इतराफ अभी तो अदालत में आए नहीं उस्मान साहब, इतराफ तो देखिए ये वो केस है जिसके अंदर 164 हो चुका हुआ है। बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है खातून ने। ये बयान जो है उसके अंदर होता जाएगा, जब 164 में आप बयान दे दें तो उसके बाद उसको सामने नहीं आना पड़ता। बयान जो है वो हर मौजूद होता है, सिर्फ जिरा की जाती है क्या तुम्हें आजादी मिली थी, क्या तुम्हें उस वक्त कहा गया था कि बयान तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। 6 सवाल होते हैं जो उसको दिए जाते हैं। क्या तुम्हें पुलिस ने तुम्हारे पर तशद्दुद तो नहीं किया? ये सारे सवालों का जवाब उस खातून दे चुकी हुई है वहां पर। उसके बावजूद एक एफिडेविट लेके वो सामने आ जाती है। इसका मतलब है कि आपका कानून जो है वो खालिसतन उसके अंदर आपने शुरू हुई से उसमें वेग रखा। और वेग क्यों रखा पुलिस ने? क्योंकि हमने दबाव डाला था, मीडिया ने दबाव डाला था कि बैशिंग द विक्टिम। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा आपने उसको सीसीपीओ को आपने सिर्फ इतना, उसने एक बाप की हैसियत से कहा, खड़े होके उसने कहा कि आप पेट्रोल डलवा लेती, आप जीटी रोड से चले। आपने कहा तुम कौन होते हो बैचिंग द विक्टिम करने वाले? यानी इस मुल्क के अंदर कोई अखलाकियात की बुनियाद पर गुफ्तगू ही आता। उस अगर एक बाप होता तो बाप ये ना कहता कि यार तुम देख नहीं सकते थे पेट्रोल डलवाते हुए, ये ना कहता कि तुम मोटरवे जो होता है वो सुनसान है, जीटी रोड से जाते। लेकिन हमने इस टीवी चैनल्स ने, हमारे मीडिया ने, तो ये उस्मान मिर्जा का केस एग्जैक्टली मीडिया ने खराब किया। अच्छा, अब क्या होगा नेक्स्ट? अब वफाक उसमें फरीक बन गया कि वफाक देखें, अब केस तो नहीं बदल सकता ना उस्मान साहब, एफआईआर तो नहीं बदली जाती ना। एफआईआर जो गलत साबित होती है या सही साबित होती है। आप कोई मतलब ये कि जी अब ये कर लो तो वो कर लो, ओ भाई नहीं होता। लेकिन शाहरुख जतोई केस के अंदर भी फरीकैन की सुलह, शाहरुख जतोई के केस के अंदर आपने एक चीज डाल दी थी कि उसने दहशत पैदा की है। ठीक है, अब वो मीडिया की सूरत हाल बन गया, अब आप उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने दहशत पैदा की है। ठीक है, उसके ऊपर वो केस चलेगा, क्या दावा की दहशत गर्दी थी। इसका मतलब है अगर वो दहशत है तो फिर तो हर बंदा फिर दहशत में आएगा ना। आपने बुनियादी तौर पर उस बेसिक, देखिए पहली बात है, आप इसमें इल्जाम लगाया था इस्लाम के कानून का कि जी वो कंप्रोमाइज उससे पहले भी हुआ करते थे। बैरून अदालत सुलह होती थी, गवाह बैठ जाते थे, जाता कोई हो जाता था। ये पाकिस्तान का एक दस्तूर चला आ रहा है। मुझे एक केस याद है, तो जौहरलाई साहब होते थे, एक लड़का कत्ल हो गया था यहाँ पर, तो उन्होंने जाके बुक्स वो बिठाए थे क्योंकि वो पॉलिटिकल मसला था। तो गवर्नमेंट कॉलेज का लड़का, बड़ा मशहूर केस था, बट सारे लोगों यार बैठ जाओ, कोई मसला नहीं तुम्हारा, ये वो बैठ गए थे, खत्म हो गया। देखिए इस्लाम का जो कसास का कानून है उदेयत का, उसके अंदर एक बड़ी अहम तरीन बात यह है कि वो कहते हैं कि जो उसने जबरदस्ती डाल के उससे पैसे ले लिए और बैठा लिए, वो है आखिरत बेस्ड। हम आखिरत का इनकार कर रहे होते हैं। इस्लाम आखिरत के बगैर नामुकम्मल है। सही। जिस वक्त आप इस्लाम के तो वो बिठा तो लेंगे यहां पर, लेकिन आखिरत में आपका केस खुला है। अगर शाहरुख जतोई पैसे दे के उनको कहता है माफ करो, जबरदस्ती का कहता है माफ करो, वो दोस्त से माफ कर देते हैं। इस्लाम कहता है ओके क्लोज द केस, अब मेरे ऊपर छोड़ो, मैं करता हूं। हम कहते हैं अल्लाह तो है ही नहीं दुनिया के अंदर, सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ी चीज।
वो कानून बिल्कुल और है, लेकिन आप जब अपना कानून चला रहे हो तब भी यही करते हो। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें तो इस्लाम नहीं है, इसमें तो रियासत आपने मुद्दई बनाई, आपने इसमें तो सब कुछ हो गया। असल मसला यह है कि पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सारी चीजें फॉल्टी हो चुकी हुई। एक बंदे को कहते हो कि 8 महीने से अस्पताल में बैठा हुआ, ठीक है, एक बंदा जो है वो अपने घर में बैठा हुआ है लंदन में 18 महीने से। दोनों में फर्क तो कोई नहीं है। दोनों को, एक को अदालत ने भेजा है, एक को चीफ मिनिस्टर सिंध ने भेज दिया। तो फर्क तो बताओ ना मुझे दोनों में कोई। एक वहां जेल काट रहा है, एक यहां जेल काट रहा है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो पाकिस्तान में मजाक बनेगा कानून का, क्यों नहीं बनेगा? एक कहता मेरे पर पॉलिटिकल केस है, दूसरा कहता है मेरे पर शायद अपना जियो वाले ने बनवा दिया हुआ। बोलते हैं, वो कहता वो ना इतना प्रोपेगेंडा करता, मैं को जानता था। अच्छा, दोनों के अपने अपने मंतक हैं। कानून का मसला यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, रूल ऑफ जस्टिस तो बड़ी दूर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है, जस्टिस की कोर्ट है। आप मुझे बताएं, उस्मान मिर्जा के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या दोबारा FIR दर्ज कराएगी? आपके पास कानून ही नहीं, आपको उठा के परे में। वो जो नूर मुकद्दम वाला केस है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे। और वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैंने उस्मान मिर्जा के केस में, आपको उस्मान मिर्जा याद है, मैंने कहा था जब तक आप इस लड़की को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप इस पूरे, क्योंकि क्राइम एक नहीं हुआ, क्राइम 2 हुए हैं। क्योंकि मसला पता क्या है, हमारे यहां यह तस्वर बना दिया गया है कि ज़िना बिर रज़ा जो है वो जुर्म है ही नहीं, जबकि ज़िना बिर रज़ा जो है ये ज़िना बिल जबर की पहली सीढ़ी। आप ज़िना बिल रज़ा शुरू करते हैं, उसकी आज़ादी देते हैं, लड़की को रिलैक्स करते हैं, लड़के को रिलैक्स करते हैं, वो अपने आप को प्रोमिस्क्यूटी के एटमॉस्फेयर में आते हैं। एक दिन जिसके हाथ में नहीं आती कोई खातून, वो चढ़ दौड़ता है, जिसके हाथ में ये आपका ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर जिक्र होगा एक और ऐसे ही केस का, वो है हरीम शाह केस के नया जो पेंडोरा बॉक्स क्या खोला है, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी। लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी हरीम शाह की। आज नया उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोला है, बड़ी अमाउंट लेके लंदन पहुंची हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज दे रही हैं कि ये देखो मैं इतने पैसे लेके गई हूँ। वफाकी तहकीकाती इदारे ने जो है तहकीकात का आगाज़ किया है, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और ये सब इससे पहले हम सियासत में भी देखते हैं, तो ये मोहतरमा जो है हर जगह इनको एंट्री मिल जाती है और फिर मीडिया में नई से नई खबर के साथ ये जलवा फरोज़ होती हैं। आज नया कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, कभी कोई सिंध असम्बली के किसी रुकन के साथ शादी की खबर वायरल होती है, आज ये वाला भी मामला सामने आया है। तो ये जो ईजी एक्सेस है हर जगह पे कि एक VIP के तौर के ऊपर आप जो है निकल जाए। इससे पहले यान अली केस आपने देखा कि जी मॉडल है और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, केस भी भुगता उन्होंने। तो ये जो रवैया है, मतलब ये पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? आप इस तरीके से पूरी साहब मसला पता क्या है कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में लीडर्स और सियासतदान जो कुछ भी करें वो बालातर है। हम वेस्ट की मिसालें देते हैं दुनिया में, और वेस्ट के बारे में हम ये समझते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत, उसके अंदर प्रोमिस्क्यूटी है, गंदगी है, गलाजत है। लेकिन आज मुझे मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूंगा कि वहाँ पर भी अगर किसी लीडर का कोई इस किस्म का मसला सामने आ जाए, इस किस्म का मसला अगर सामने आ जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका करियर तबाह हो जाता है। 2011 में एक शख्स था जो कि IMF का हेड था और वो फ्रांस का इलेक्शन लड़ने वाला था। सही। वो न्यूयॉर्क के होटल में ठहरा था और मैं उन दिनों में पेरिस में था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो न्यूयॉर्क में वो ठहरा हुआ था, तो अचानक एक मेड ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे अपने कमरे में अलहदा बुलाने की कोशिश की है और कहा कि तशरीफ लाएं। मेड जो थी वो एक नीग्रो थी। आप अंदाज़ा करें कि उसका प्रेसिडेंशियल कैरियर तबाह हो गया। वो फ्रांस जो इन सारे मामलात के अंदर सबसे आगे शायद समझा जाता है,
जहाँ सबसे ज़्यादा जिसकी मैडम बोआवरी और इस तरह की सारी किस्से कहानियाँ और लेडी चैटलेस लवर्स के अफसाने और पता नहीं क्या क्या कुछ बना हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूशन समझ जाती है, लेकिन दाग बर्दाश्त नहीं करते अपने किसी लीडर के ऊपर। आपको पता है बिल क्लिंटन ने माफ़ी मांगी थी पब्लिकली आके मोनिका लेविंस्की के मामले के अंदर, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं था। ऐसे इशू हमारे रोज रूटीन में, हमारे दफ्तरों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारे इनमें होते रहते हैं। एक किताब एक बंदे ने छापी थी, बहुत मशहूर में, शायद पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बिकने वाली किताब है, वो पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न था। उसने खुद अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा था, उसने अखबारी रिपोर्ट तराशे थे, बाकी चीजें थी, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ताल्लुकात नहीं है। लेकिन क्या हमने फिर बाकी उनको लीडर के मकाम पे, उनमें लीडर भी थे, उनमें उलमा भी थे, उनमें बाकी चीज़ें भी था, कौन सा नहीं था। और फिर जिस जगह पे लोग जो है वो बड़े मज़े ले के ये कहानियाँ सुनाते हों कि जी फलां शख्स मंगला में था तो मंगला में ये करा करता था, तो फलां जगह ये था तो ये क्या कर, हमने तलज़्ज़ुज़ डाल दिया हुआ है इन सारे अफसानों के अंदर। यही वजह है कि हरीम शाह का जो है जो स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में किसी न किसी एंकर पर के मुकाबले से भी ज़्यादा है। वो टॉक शोज में बुलाई जाती है, सही है, वो उसको ऐसे बुलाया जाता है जैसे आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। पाकिस्तान किस चीज की एक्सपर्ट है वो, यानी रेटिंग आपको इस दर्जा पे गिरा दे कि आप इस तरह की चीजें जो है उनके साथ आप करने का, आप दुनिया में मीडिया होता है भाई। अच्छा, अब उसने ये जो फिक्रा बोला है, अब होगा क्या, अब एक्सेस बिल्टअप शुरू होगी। ठीक, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, केस बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब वो राइट फ्रॉम छोटे इन्वेस्टिगेटिव अफसर से लेके ऊपर तक राले टपक रही हूँ मैं, एग्जैक्टली सही बोल। अच्छा, इससे पहले भी एक वो खातून पकड़ी गई थी कोई मनशियात के केस में, शायद पुर्तगाल की थी। जी वो जो उसकी थी सर्बिया की थी। जी वो भी यहाँ। मैं आपको बताऊँ, अगर आप जेल्स के, हमारे ख़वातीन जेल्स की आप कहानियाँ सुना तशद्दुद बाम करना शुरू करें, हम फिल्थ गंद से भरा हुआ माशरा बन चुके, जिसके यहाँ एक इलेक्शन बंदा लड़ता है और अपनी कुछ वीडियोस बनाता है फॉरेनर्स ख्वातीन के साथ, और पूरा का पूरा लोग वोट करते हैं कि क्या बात है, हमारा सरदार जो है क्या जवान आदमी, हम उसको वोट देंगे। ये जहाँ लेवल आ चुका हो अखलाकियात का, वहाँ हरीम शाह ने हीरोइन बनना ना, और किससे बनना है इस मामले के। और ये आज अब मुझे बताइए, इस पर डिफेमेशन का केस बनता है कि मुल्क के ऊपर, यानी आप पूरे दुनिया के सामने ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला है और मेरे जैसी कोई खातून हो इस तरह की, तो वो चीट करके इस पूरे सिस्टम को निकल सकती है। सर, जबकि बड़े लोग, पूरी एजेंसीज की नजरें आप पर हैं, फैक्ट ऑफ है, बाकी फैक्ट ऑफ कह रही है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे नहीं, आप किसको कर, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर, ये तो आर्टिकल 6 का केस बनता है, छोटे से छोटा केस भी आर्टिकल 6 है कि आप पूरे मुल्क को, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी फॉलोशिप देख लें तो पाकिस्तान में तो फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बनती है ना ऐसे लोगों की, हर बंदा जो है पीछे फॉलो, और आप उसके हिसाब से आप कहते हैं कि आपने इतने लोगों को गुमराह किया, आपके मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो 1 मिनट में हार जाएगी। उन्होंने कहा ना ये तो नोट थे ही नहीं, ये तो ईद मुबारक लिखा किया था, ईद मुबारक लिखा, मुकर भी जाना, मुकर जाएगी। बल्कि लोगों ने अभी तक सजेशन दे दी होगी, उससे किसी FIA वाले ने दे दी सजेशन कि बयान नहीं लिख के भेज दो। नहीं, इवन देन भी आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को ये चीज है। अच्छा, असल मसला ये है, अच्छा, लंदन से हमारे ब्यूरो चीफ हैं कौसर काजमी साहब, अच्छा, कि लंदन में इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कवानीन का है, वहाँ के हवाले से वही अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उस्मान साहब, खैरियत से आप? ठीक साहब, ये हरीम शाह ने तो एक नया पेंडोरा बक्स खोल दिया वहाँ पहुँच के। अब बात यह है कि ये पाउंड हैं भी या नहीं है, इसकी कोई तहकीकात इब्तदाई हुई है या नहीं है। इतला ये है कि मोहतरमा मुकर गई है कि जनाब ये पैसे नहीं है। तो भाई, जब इतना बड़ा बयान आप सोशल मीडिया की जीनत बना रहे हो, एक इतना दावा कर रहे हो, पाकिस्तान की एजेंसीज को एक सवाल खड़ा कर रहे हो उनके सामने, तो ये मामला है क्या? क्या तहकीकात आपने इब्तदाई की हैं और क्या इतलात मिली हैं? देखें जी, बरतानवी कवानीन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो बड़े सख्त कवानीन है यहाँ पे। इवन आप अगर 500 पाउंड अपने अकाउंट में एज ए कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपसे पूछते हैं कि ये किस चैनल से ये इतनी कलील रकम आपके पास आई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है जी, हरीम खान की काफी ज्यादा तादाद में जो पाउंड्स हैं उनके टेबल पे नजर आ रहे हैं, और वो उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है।
अब जब वो आई हैं बरतानिया में दाखिल हुई हैं तो ये देखा जाएगा कि क्या एयरपोर्ट पे उनसे इस हवाले से कोई सवालात हुए थे या उन्होंने कोई सबूत दिया था कि किस चैनल से इतने ज्यादा पाउंड उनके पास आए। उनका मुल्क इन्वॉल्व है। अब जिस तरीके से ये फुटेज आ चुकी है जी सामने, वायरल हो चुकी है एक तरीके से सोशल मीडिया पे, तो यकीनी तौर पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की वो भी हरकत में आएगी और वो इनसे सवाल पूछेगी कि ये पैसे आपके पास किस तरह आए। अगर तो कोई बैंक की रसीद इनके पास हुई या उसको प्रूव कर सकती है इस अमाउंट को कि लीगल चैनल से इनके पास आई है, फिर तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर इनके पास उस पैसे का कोई सबूत ना हुआ तो यकीनी तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन है बरतानिया में उनके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन कौन साहब 10,000 पाउंड से ज्यादा तो आप कैश ले जा ही नहीं सकते ना, बैंक का भी तो होगा, तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं से वो ट्रांजैक्शन जो है वो तो बैंक थ्रू बैंक से होगी ना, आप बाय हैंड तो नहीं ले जा सकते जैसा ये लेके आइए। देखें जी, अब यकीनी तौर पर जो पैसे हैं उनकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। 20 के नोट उन्होंने अपने सामने रखे हुए हैं और काफी ऊंचाई पे वो पैसे नजर आ रहे हैं। तीन डेली। अगर तो यहाँ से उन्होंने, ये मुमकिन है कि कोई अकाउंट उनका हो बरतानिया में जहाँ से उन्होंने ये कैश जो है विड्रॉ किया हो, लेकिन अब ये एनसीए सवाल करेगी उनसे और अगर वो जवाब ना दे सकती जो मनी जिस चैनल से उनके पास आई है तो यकीनी तौर पर ये पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे और कानून के मुताबिक उनको सजा भी दी जाएगी। अच्छा जी, बड़ी सख्त सजा है, देखते हैं क्या होता है इस केस के अंदर। बहरहाल पूरी तफसीलात उनको भी तो हमारे यहाँ तो जो हुआ होगा लेकिन वहाँ भी होगा और इसके मेरा ख्याल है कि बड़ी फंस जाएंगी इस केस के अंदर। अब देखते हैं कैसे ये निकलती हैं। इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।